गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईडूशाला में। इस वीडियो में हम लोग दृष्टि एनसीईआरटी से राज्य व्यवस्था का डिस्कशन कर रहे हैं। इस सीरीज में हम लोगों ने राज्य व्यवस्था का क्लास 8 का डिस्कशन देख लिया है। अब हम लोग इस वीडियो में, आज के वीडियो में क्लास 9th और 10th का एनसीईआरटी राज्य व्यवस्था संबंधित का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि इसमें आपका टैक्स नहीं लगता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले संविधान निर्माण से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। इसमें फर्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सत्य है ये बताना है। तो फर्स्ट है इसमें 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के कुछ अन्य सदस्यों ने मिलकर सर्वप्रथम भारत का एक संविधान बनाया था। बिल्कुल सही है। मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाए गए संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार की बात शामिल थी। 1931 के कराची अधिवेशन में भी संविधान की एक रूपरेखा जो है रखी गई थी। तो देखिए यहाँ पे तीनों ही कथन सही हैं। डी है इसका आंसर, उपयुक्त सभी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के कुछ अन्य सदस्य ने मिलकर सर्वप्रथम भारत का एक संविधान बनाया था। मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाए गए संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार व अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात शामिल थी। साथ ही 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भी संविधान की एक रूपरेखा रखी गई थी। अतः ये सभी कथन सही थे। अब देख लेते हैं, संविधान निर्माताओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट है इसमें संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे। तो इसमें क्या बताना है? सत्य बताना है। तो ये सही है बिल्कुल। संविधान सभा में समाज के अलग अलग समूहों का प्रतिनिधित्व था, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो सही है उसको देख लेते हैं, देखना था। तो 1 और 2 इसमें सही है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। और इनको डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। तो संविधान सभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। हालांकि उस समय सार्वभौमिक मताधिकार लोगों को प्राप्त नहीं था, इसलिए संविधान सभा के सदस्यों का चयन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकी। सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय असेंबली के सदस्यों 1937 में प्रथम प्रांतीय असेंबली तथा 1946 में द्वितीय प्रांतीय असेंबली के चुनाव हुए थे। तो सभा के जो सदस्यों का चुनाव था ये प्रांतीय असेंबली के सदस्यों ने ही किया था। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था। कांग्रेस के अंदर कई राजनैतिक समूह व विभिन्न विचारधारा के लोग थे। सामाजिक रूप से इस सभा में हर समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशे के लोग थे। बहुत से सदस्य संविधान सभा में ऐसे भी थे जो गैर कांग्रेसी थे। अतः इसलिए जो यहाँ पे 1 और 2 था ये सत्य था। ठीक है, और 3, 4 जो था इस बारे में देख लेते हैं। इस सभा में देश के लगभग सभी समूहों के व विभिन्न विचारधारा के लोगों का प्रतिनिधित्व था और इस सभा में उपस्थित सभी सदस्यों की विचारधारा एक जैसी नहीं थी। साथ ही देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गांधी जी इस सभा में शामिल नहीं थे। हालांकि गांधीवादी विचारधारा के समर्थक इस सभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। तो अतः यहाँ पे इसीलिए कथन
3 और 4 असत्य था। ठीक है, कि यहाँ पे क्या था 3 और 4 कि संविधान सभा के सदस्यों के विचार एक समान, तो ये तो एक समान बिल्कुल नहीं थी। और महात्मा गांधी ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि 3 और 4 क्यों गलत थे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें क्या बताना है, सत्य बताना है। वह भेदभाव व गैर बराबरी मुक्त भारत के प्रबल समर्थक थे। तो ये बिल्कुल सही है। अंबेडकर गांधी व उनकी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। तो देखिए ये सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे केवल ए हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भेदभाव व गैर बराबरी मुक्त भारत के डॉक्टर अंबेडकर व महात्मा गांधी दोनों ही समर्थक थे, लेकिन दोनों की जो विचारधाराएं थी इनमें बहुत अंतर था। गांधी जी कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। गांधी जी का मानना था कि जो व्यक्ति जिस वर्ग में जन्म लेता है उसे उसी वर्ग के कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, जिसका अंबेडकर कड़ा विरोध करते थे। इसलिए यहाँ पे 2 जो था ये गलत है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों में को सही क्रम, ठीक है, सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो करते हैं इसको व्यवस्थित। तो इसको व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उद्देशिका जो है तो ये लाइन से है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका देख लेते हैं। संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त शब्दों का सही क्रम प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। अब नेक्स्ट देखते हैं। प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अबुल कलाम आज़ाद की विशेषताओं के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। फर्स्ट है इसमें शिक्षाविद। ठीक है, तो ये अबुल कलाम आज़ाद के बारे में विशेषता बताना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। शिक्षाविद, लेखक, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता, अरबी के विद्वान। तो देखिए ये अबुल कलाम आज़ाद ये सभी थे, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद का जन्म सऊदी अरब में हुआ था और वे शिक्षाविद, लेखक, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता, अरबी के विद्वान होने के साथ साथ कांग्रेस के अग्रणी नेता भी थे और ये मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के धुर विरोधी थे। वे स्वतंत्रता के पश्चात गठित पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री भी रहे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और इसका सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए इसको सुमेलित कर लेते हैं। तो वल्लभ भाई पटेल जो थे किससे सुमेलित है इसमें, वल्लभ भाई पटेल जो हैं अंतरिम सरकार में गृह, सूचना व प्रसारण मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। एच.सी. मुखर्जी जो थे संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे और जॉन मथाई अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। तो यहाँ पे सभी सुमेलित ही हैं, डी है इसका आंसर, सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में किस तिथि को अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को तो ये 26 नवंबर 1949 को किया गया था। आपको पता ही है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है हमारा संविधान। नेक्स्ट है निम्न युग्मों पर विचार करना है और सही बताना है। तो राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्या के प्रमुख भागीदार थे। तो राजेंद्र प्रसाद ने भाग तो लिया ही था। सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो ये गलत है क्योंकि एनी बेसेंट थी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक, तो ये सही है। यहाँ पे देखिए सी है आंसर, 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुई थी।
ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के गठन के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भीमराव अंबेडकर थे। डी है आंसर। भारतीय संविधान के जनक किनको कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में कौन से नए शब्द जोड़े गए हैं? तो समाजवादी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था और अखंडता जोड़ा गया था। तो ये 1 2 3 यहाँ पे सही होगा। ठीक है। तो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ है 1976 में, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन करके समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। नेक्स्ट अब देखते हैं, चुनावी राजनीति। तो इसमें सत्य कथन देखना है। ठीक है, सत्य कथन देखते हैं। भारत में होने वाले चुनावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें बताना है कि कौन सा सत्य कथन है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें फर्स्ट कौन सा है। फर्स्ट देखते हैं, सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या कुछ अंतराल में अलग अलग दिन जो चुनाव होते हैं उन्हें आम चुनाव कहा जाता है। ये सही है। किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुए पद के लिए जो चुनाव होते हैं उन्हें उपचुनाव कहा जाता है। अनुसूचित, तीसरा क्या है? ये भी सही था। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र से सिर्फ अनुसूचित जनजाति के सदस्य ही चुनाव लड़ सकते हैं। तो देखिए ये भी बिल्कुल सही है। लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। तो यहाँ पे देखिए ये भी सही है। तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे सही है। व्याख्या में देखिए यही दिया हुआ है जो वहाँ क्वेश्चन में था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट है इसमें, प्रत्येक चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, वह 5 वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीकरण किया जाता है। ये सही है। ठीक है। सेकेंड क्या है, 18 वर्ष की उम्र में प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, जबकि विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। तो देखिए ये दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य है। सी है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में देख लीजिए डिस्क्रिप्शन इसका। प्रत्येक अगले चुनाव तक कुछ लोग मतदाता बनने की उम्र में आ जाते हैं, इसलिए प्रत्येक वर्ष जो प्रत्येक चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को सुधारा जाता है और वे लोग इस इलाके से चले जाते हैं या जिनकी मृत्यु हो जाती है उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाता है और हर 5 वर्ष पर मतदाता सूची का नवीकरण भी इसी संदर्भ में किया जाता है। 18 वर्ष की उम्र में प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, जबकि लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार बनने के लिए आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए और इसके अतिरिक्त राज्यसभा की कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत के चुनाव आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चुनाव आयोग से संबंध और बताना है इसमें कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और स्वायत्त चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और चुनाव आयुक्त सरकार के प्रति जवाबदेह है। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, केवल 1 यहाँ पे सही है। तो भारत का चुनाव आयोग एक अस्थायी व स्वायत्त संवैधानिक निकाय है, दो देश में चुनाव करवाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य 2 जो निर्वाचन आयुक्त हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और अपने कार्यों के निष्पादन में निर्वाचन आयुक्त कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त होते हैं, अर्थात नियुक्ति के पश्चात निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या कार्यपालक क्या जो होता है इसके प्रति कोई जवाबदेह नहीं होता है। ठीक है, तो 2 इसलिए गलत था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित है? इनमें बताना है कि कौन सा कथन आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित है। तो देखते हैं, पहला क्या है, मतदान की तारीख से पहले मंत्री द्वारा
अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए नई रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करना। देखिए क्वेश्चन क्या था, उल्लंघन से संबंधित है, ठीक है। तो फर्स्ट है इसमें, मतदान की तारीख से पहले मंत्री द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए नई रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करना, तो ये उल्लंघन है। उम्मीदवार द्वारा वादा करना कि चुने जाने पर वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में नई रेलगाड़ी चलवाएगा, तो ये नहीं है, उल्लंघन नहीं है। उम्मीदवार या उम्मीदवार के समर्थकों द्वारा झुग्गी बस्ती में वोट के वायदे को लेकर कंबल बांटना, तो ये भी उल्लंघन है, ठीक है। और उम्मीदवार के समर्थकों द्वारा मतदाताओं को मंदिर में ले जाकर उनको अपने उम्मीदवार को वोट की शपथ दिलाना, ये भी उल्लंघन माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए आंसर जो हो गया 1, 3, 4 उल्लंघन है और 2 उल्लंघन नहीं था। तो 1, 3, 4 तीनों ही चुनाव की आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित है, क्योंकि तीनों ही कथनों में मतदाताओं को प्रलोभन दिया जा रहा है, ठीक है। जबकि कथन 2 जो है इसमें क्या है कि वादा पूरा करने को कहा गया है, इसे आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चुनाव आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें क्या करना है, सत्य देखना है, ठीक है। सत्य कौन सा है, तो देखते हैं इसको। चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के प्रत्येक पहलू पर निर्णय लेता है, बिल्कुल सही है। यह आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टी को सजा देता है, ये भी सही है। चुनाव के दौरान आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने के लिए आदेश देता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है, ये भी बिल्कुल सही है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों का नियंत्रण सरकार के हाथ में न होकर चुनाव आयोग के हाथों में होता है और वे आयोग के अधीन ही काम करते हैं, तो देखिए ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो हो जाएगा आंसर डी है, उपयुक्त सभी। तो चुनाव आयोग सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगा सकता है। यदि चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों पर या पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान ठीक से नहीं हुआ है, तो वह उन क्षेत्रों में पुनः चुनाव करवा सकते हैं। यदि शासक दलों को चुनाव आयोग के कामकाज से परेशानी होती है तो भी उन्हें चुनाव आयोग का निर्णय मानना ही होता है। यदि चुनाव आयोग स्वतंत्र व शक्तिशाली न होता तो यह संभव नहीं होता। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ये सुमेलित करना है इसको। चलिए इसको सुमेलित करते हैं। एक तरफ सूची दी हुई है और दूसरी तरफ देखिए यहाँ पे 2 पेजों में दिया हुआ है, इसको छोटा, एक मिनट, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये देखिए 2 पेज में दिया हुआ है तो ये यहाँ पे मिलाने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, सीधा सीधा मिला हुआ है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किससे संबंधित है? 18 वर्ष और उससे ऊपर के सभी नागरिकों को मताधिकार से संबंधित है। कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण दिया गया है। खुली राजनैतिक प्रतिद्वंदिता, तो सभी को पार्टी बनाने तथा चुनाव लड़ने की आज़ादी दी गई है। एक मत एक मोल, ये हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता के लिए किया गया है, तो ये इसका सही मिलान था। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन बताना है। तो मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा की सीटें समान हैं, ये सही है। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान नहीं हैं, तो ये गलत हो जाएगा, असत्य हो गया। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, बिल्कुल सही है। स्थानीय निकायों के चुनावों में आरक्षण की व्यवस्था है, ये भी सही है, तो ये सभी सही था। इसमें बी इसमें गलत था। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान नहीं हैं।
दिल्ली की लोकसभा सीट की संख्या 7 है, जबकि अन्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा सीटों की संख्या 1-1 है। अन्य सभी कथन सही थे। वर्तमान में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों की अब कुल संख्या 9 हो गई है। देखिए 9 हो गई थी, लेकिन दमन दीव और दादर नागर हवेली को जब मिला दिया गया तो ये 8 हो गई है। तो अभी फिलहाल 8 है, केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं और राज्य आपके 28। नेक्स्ट देखते हैं, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो 21 प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था, तो ये राजीव गांधी के समय हुआ था, राजीव गांधी के। डी था इसका आंसर। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में मतदान करने की जो आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी और ये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ था। और अभी भी हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर के सभी नागरिक को वोट देने का अधिकार है। नेक्स्ट देखते हैं, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें फर्स्ट है, भारतीय संविधान में कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है कि भारतीय संविधान में कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है। तो यहाँ पे केवल एक ही आंसर होगा। 2 क्या है ये देख लीजिए, स्थानीय निकाय के चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। तो ये तो गलत ही है, क्योंकि व्यवस्था की गई है आरक्षण की। तो ए केवल इसमें आंसर हो जाएगा। तो हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान में कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था है, इसलिए कथन एक सत्य है। और स्थानीय निकाय के निर्वाचन में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई है, इसलिए कथन जो है 2 असत्य था। नेक्स्ट देखते हैं, संस्थाओं का कामकाज में फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें असत्य कथन देखना है। तो फर्स्ट है, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। तो ये भी सही है। थर्ड है, इसमें मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा से की जाती है। तो ये गलत है, क्योंकि स्वेच्छा से नहीं की जाती। संसद केवल लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बनती है, ये भी गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति भी इसमें शामिल होता है। तो आपको यहाँ पे असत्य देखना था, तो 3 और 4 इसका आंसर सी हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है, औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश जो अधिकार होते हैं उसका इस्तेमाल कौन करता है? प्रधानमंत्री ही करता है। तो दोनों ही कथन यहाँ पे 1 और 2 सही थे। अब 3, 4 गलत थे, उसके बारे में देख लीजिए। तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की जो नियुक्ति होती है ये प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। और संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सत्य कथन ढूंढना है। तो देखते हैं, इसमें 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग का गठन किया गया था, ये सही है। इस आयोग को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने और उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय सुझाने का जिम्मा दिया गया। तो ये भी सही है यहाँ पे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। तो ये भी सही है। तो यहाँ पे तीनों ही कथन सही है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। तो 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा जाति आयोग का गठन किया गया था। 1979 में द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया था।
इस आयोग को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने व उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय देने का जिम्मा दिया गया। ठीक है, तो ये सही था। 1980 में इस आयोग ने सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। 1993 में इस आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था। मंडल आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का भी गठन किया गया। आरक्षण के संबंध में इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों की पीठ ने बहुमत से सरकार के फैसले को वैध घोषित किया था। साथ ही न्यायालय ने पिछड़े वर्ग में अच्छी आर्थिक स्थिति वाले लोगों को इस आरक्षण का लाभ न देने का भी निर्णय दिया व सरकार को इसे सुनिश्चित करने को कहा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सरकार की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल है। तो इसमें कौन कौन शामिल है, इसमें क्या बताना है, कौन सा शामिल है। ठीक है, तो नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास करना, कर इकट्ठा करना और सेना, पुलिस व न्यायालय का सांगठनिक विकास करना। तो ये सभी ही शामिल हैं सरकार की प्रमुख जिम्मेदारियों में। तो डी है इसका आंसर, ये सभी शामिल हैं। नेक्स्ट है संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें क्या बताना है, सत्य बताना है। कौन सा सत्य है, तो देखते हैं। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। कानून बनाने का अधिकार मुख्य रूप से संसद के पास ही होता है, तो बिल्कुल सही है। सरकार द्वारा खर्च किए जाने वाले हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है, ये भी सही है। सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संस्था है। तो देखिए यहाँ पे जो चारों है ये चारों ही सही है। डी है इसका आंसर, चारों यहाँ पे सही है। तो ये डिस्क्रिप्शन में यही दिया गया है जो क्वेश्चन में दिया गया था। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। कानून बनाने का जो अधिकार है मुख्य रूप से संसद को है और विधि निर्माण की प्रक्रिया यहाँ संपन्न होने के कारण इसे विधायिका भी कहा जाता है। और सरकार द्वारा खर्च किए जाने वाले हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है, बिल्कुल होता है। और सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर बहस या चर्चा के लिए संसद ही सर्वोच्च संस्था है। तो ये सभी इसका था। अब नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें असत्य देखना है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, तो ये सही है, सत्य है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी एक का सदन का सदस्य होना अनिवार्य नहीं, तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसका सही देख लेते हैं। भारत का जो राष्ट्रपति है संसद का अभिन्न अंग होता है, लेकिन उसके लिए किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, यदि वह किसी सदन का सदस्य होता भी है तो नियुक्ति से पहले उन्हें अपनी सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन इसमें बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें किसी सामान्य विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है जिसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो देखिए ये गलत है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। लोकसभा द्वारा सरकार के बजट या धन संबंधी विधेयक को पारित कर दिए जाने पर राज्यसभा उसे पास होने से रोक नहीं सकती है, ये सही है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है तथा लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे 2 और 3 सही है, तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। 2, 3 सही है, 1 इसमें गलत था। उसके बारे में देख लेते हैं। किसी भी सामान्य विधेयक को पारित होने के लिए संसद के दोनों सदनों की सहमति आवश्यक है। ठीक है, समान विधेयक पे यदि किसी विषय पर दोनों सदनों में सहमति न हो तो संयुक्त अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है।
और संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण लोकसभा के विचारों को प्राथमिकता मिलने की संभावना अधिक रहती है। बजट व धन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। लोकसभा में धन विधेयक व बजट पारित होने पर राज्यसभा सिर्फ 14 दिनों तक अपने पास इसे रख सकता है या उसमें संशोधन कर सकता है। संशोधन के लिए केवल सुझाव दे सकता है, कर नहीं सकता, सुझाव दे सकता है और इन संशोधनों को मानना या ना मानना लोकसभा के मर्जी पर निर्भर करता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बिल्कुल होते हैं। सत्ता में वही पार्टी रह सकती है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने या लोकसभा में बहुमत खोने की स्थिति में सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 सही था। अब नेक्स्ट देखते हैं, इन कथनों पर विचार करना है और इसमें क्या देखना है, सत्य कथन देखना है। तो फर्स्ट है इसमें सभी तकनीकी मामलों में मंत्री विशेषज्ञों की सलाह लेते हैं तथा निर्णय अपने विवेकानुसार करते हैं। किसी भी मंत्री से अपने मंत्रालयों के मामलों में विशेषज्ञ होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो ये सही है बिल्कुल। सभी अधिकारियों के समूह को सरकार की नीतियों को मूर्त रूप देने के कारण कार्यपालिका कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही कथन सही है, सी है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे क्या बताना है, असत्य बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें प्रधानमंत्री पद के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन पार्टी द्वारा चुने गए नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। और सेकंड है, संविधान में प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, तो ये गलत है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के चयन हेतु स्वतंत्र होता है, अब बशर्ते वे संसद के सदस्य होने चाहिए, अन्यथा वे मंत्री नहीं बन, ये भी गलत है। तो यहाँ पे 2 और 3 जो है गलत था, केवल एक सही था। तो आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है, बहुमत प्राप्त पार्टी या गठबंधन द्वारा चुने गए नेता को ही राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता है। ठीक है, तय नहीं होता। जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है वो प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रह सकता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के चुनाव हेतु स्वतंत्र होता है, बशर्ते उन्हें संसद का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर वे उस समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं तो 6 माह के अंदर उनके लिए किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करने की अनिवार्यता होती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो इस तरह ये देख लिया आपने। अब नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सत्य कथन देखना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। तो इसमें सत्य देखना था, तो ये सही है। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, गलत है। राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वह प्रधानमंत्री की तरह जनादेश का दावा नहीं कर सकता, तो ये भी सही है। सारे कानून, सरकार के सभी नीतिगत जो फैसले होते हैं और सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम से ही होती है, बिल्कुल सही है। भारत के सभी रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ही होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका सी आंसर हो जाएगा, केवल 2 को छोड़ा के 1, 3, 4, 5 ये सभी ये सही था। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। राष्ट्रपति का चयन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं किया जाता। राष्ट्रपति का चुनाव संसद व राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है, अतः राष्ट्रपति उस प्रकार के जनादेश का आह्वान नहीं कर सकता जैसे कि प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। राष्ट्रपति
मंत्रिपरिषद को अपने निर्णय पर पुनः विचार करने को कह सकता है, लेकिन वही सलाह पुनः मिलने पर वह उसे मानने को बाध्य है। तो ये सारे ही यहाँ पे सही थे। नेक्स्ट देखते हैं मंत्रिमंडल के विषय में बताना है। तो मंत्रिमंडल के विषय में देखना है कौन सा सत्य है। तो सत्ताधारी पार्टी के सभी मंत्रियों की राय किसी मामले में भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन किसी भी मंत्री को सरकार के फैसले की खुलेआम आलोचना करने का अधिकार नहीं होता है। ये सही है। प्रधानमंत्री को किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार होता है, तथा जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये दोनों ही कथन यहाँ पे सही हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। ये कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय करता है। विभागों के विवादों में उसका निर्णय जो होता है अंतिम माना जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों के कार्यों का वितरण करता है। उसे किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने या उनके विभाग बदलने का अधिकार होता है। चूँकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, अतः उसके त्याग पत्र देने की स्थिति में सभी मंत्रियों को भी बर्खास्त किया जाता है। ठीक है, तो हो गया। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन बताना है। ठीक है, सत्य कथन बताना है। तो भारत की न्यायपालिका का ढांचा एकीकृत न्यायपालिका का उदाहरण है। ये सही है बिल्कुल। उच्चतम न्यायालय भारत में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करने की सर्वोच्च संस्था है। ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय व आदेश उससे नीचे की सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी होता है। तो यहाँ पे सारे ही कथन सत्य हैं। ठीक है, सत्य हैं। भारत की न्यायपालिका का ढांचा एकीकृत न्यायपालिका का उदाहरण है। उच्चतम न्यायालय भारत में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करने की सर्वोच्च संस्था है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय व आदेश उससे नीचे की सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सत्य कथन देखना है। तो देखते हैं भारत में सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रचलन है। तो ये बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए संविधान में अत्यंत जटिल प्रक्रिया का प्रावधान है। ये भी सही है। दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जो होते हैं उन्हीं को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करने का ऐसा प्रचलन है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए संविधान में अत्यंत जटिल प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। किसी न्यायाधीश को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उसे हटाया जा सकता है। ये जटिल प्रक्रिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। कथन दिया है और कारण दिया है। तो देखते हैं इसको। भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। बिल्कुल सही है ये। विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्रवाई संविधान के खिलाफ है तो न्यायपालिका केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून व या कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकती है। तो देखिए ये दोनों ही कथन सही है और व्याख्या भी कर रहा है इसकी। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए का पुष्टि भी कर रहा है। ए है इसका आंसर। तो भारत की न्यायपालिका को संविधान का अभिभावक कहा गया है। अर्थात क्या है, संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है ये न्यायपालिका के पास है। किसी भी विधि के द्वारा संविधान का उल्लंघन होने की दशा में न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती है, चाहे वह राज्य या केंद्र किसी भी स्तर का हो। जितनी स्वतंत्रता व जितने अधिकार भारत के न्यायपालिका को प्राप्त है उतने किसी अन्य देश की न्यायपालिका को प्राप्त नहीं है। इसीलिए भारत की जो न्यायपालिका है ये सबसे अधिक शक्तिशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। फिर से कथन और कारण देखते हैं और इसमें बताना है कथन कारण। कथन क्या है?
सरकार की कार्रवाइयों से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी नागरिक न्याय हेतु अदालत जा सकता है। तो ये सही है। भारतीय न्यायपालिका को प्राप्त अधिकार व स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही सही है, ए और आर दोनों सही है और इसकी पुष्टि कर रहा है। तो सरकार की कार्रवाइयों से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी सीधे अदालत जा सकता है। भारतीय न्यायपालिका के अधिकार व स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करने की क्षमता प्रदान करते हैं। भारत की न्यायपालिका एक स्वतंत्र निकाय है जिसे संविधान के अभिभावक का दर्जा प्राप्त है। संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों के उल्लंघन होने की स्थिति में नागरिकों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं न्यायपालिका के अधिकारों के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विवाद शामिल होता है। तो देश के नागरिकों के बीच विवाद, हाँ ये सही है। और नागरिकों और सरकार के बीच, ये भी सही है। दो या दो से अधिक राज्य सरकारों के बीच, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच, तो ये सारे विवाद शामिल होते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 1 2 3 4। तो देश के नागरिकों के बीच, नागरिकों और सरकार के बीच, दो या दो से अधिक राज्य सरकारों के बीच तथा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच के विवाद आदि न्यायपालिका के अधिकारों के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के विषय में कथनों पर विचार करना है और इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी व दीवानी दोनों मामलों में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है, बिल्कुल सही है। और सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। न्यायाधीश कार्यपालिका व विधायिका के अधीन न होकर स्वतंत्र हैं और इसीलिए न्याय की समुचित व्यवस्था संभव हो पाती है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार संसद जो है संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को प्रभावित नहीं कर सकती, तो ये भी सही है। यहाँ पे चारों ही कथन सही हैं, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो है फौजदारी और दीवानी दोनों मामलों में अपील करने के लिए सर्वोच्च संस्था है और यह उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय को बदल सकता है। न्यायाधीश कार्यपालिका और विधायिका के अधीन न होकर स्वतंत्र हैं, इसीलिए न्याय की समुचित व्यवस्था संभव हो गई है। और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को प्रभावित नहीं कर सकती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य शामिल होते हैं बताना है। तो लोकसभा के सभी सदस्य नहीं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं ना। राज्यसभा के सही नहीं, ये भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। राज्य विधान परिषद के नहीं, ये भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। संसद के दोनों सदनों व सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो केवल इसमें 4 हो जाएगा आंसर, केवल 4, क्योंकि राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में संसद के दोनों सदन और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। ओके, अभी राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, तो और इसमें असत्य कथन ढूंढना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। मंत्रिपरिषद सभी मंत्रीगण का समूह है जबकि मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्रीगण होता है, तो ये सही है बिल्कुल। प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए राष्ट्रपति की सलाह मानने के लिए बाध्य है, तो नहीं, ये ऐसा नहीं है। कार्यपालिका का विधिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति 3 सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा क्योंकि असत्य पूछा है। ठीक है, और बाकी 1 3 4 सही है यहाँ पे। प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है बशर्ते वे संसद के सदस्य हों। यदि उस समय वे नहीं रहेंगे संसद के सदस्य, तो मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर उनको संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य चुनना जाना जरूरी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए और इसमें क्या सही बताना है, कौन से कथन सही हैं। तो देखते हैं, कैबिनेट मंत्री
सत्ताधारी दल या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं, बिल्कुल सही है। राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के होते हैं, ये अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। और राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए होते हैं। तो ये तीनों ही कथन यहाँ पे सही है, सी है इसका आंसर, सी है। तो कैबिनेट मंत्री प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले के लिए बैठक करते हैं। राज्य मंत्री अमूमन जो स्वतंत्र प्रभार के होते हैं, ये छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं तथा विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। राज्य मंत्री कैबिनेट की सहायता के लिए होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न हुई हो, तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होगा? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का जो अन्य न्यायाधीश होगा ये होगा। हालांकि ऐसा होता नहीं कभी। तो भारत के राष्ट्रपति पद के रिक्त हो जाने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है, लेकिन यदि वो भी ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अगर वो भी ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला राष्ट्रपति का पद संभाल चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, लोकतांत्रिक अधिकार। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित है? बताना है इसमें कौन से अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार ये तो है ही। शैक्षिक सांस्कृतिक अधिकार बिल्कुल सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये भी है। स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो देखिए इसमें संपत्ति का अधिकार नहीं है, बाकी सभी हैं। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? 1 2 3 4 5 आंसर है। ठीक है, तो 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के जो अधिकार हैं उनको मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है, जो अनुच्छेद कौन सा है? 300A में अब आता है। ठीक है, और जबकि अन्य जो थे मौलिक अधिकार थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन अधिकार सम्मिलित है? बताना है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार, देश में कहीं भी आने जाने व बसने का अधिकार, कोई भी काम धंधा व पेशा चुनने का अधिकार। तो ये सारे ही शामिल है स्वतंत्रता के अधिकार में। डी है इसका आंसर। ठीक है, तो देश के सभी नागरिकों को संपूर्ण भारत में कहीं भी रहने, बसने व घूमने का अधिकार है, लेकिन कोई भी अपनी स्वतंत्रता का ऐसा प्रयोग नहीं कर सकता जिससे किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन होता हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में क्या बताना है? कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और सत्य बताना है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत बोलने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। ये सही है। दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करने से सभी के विचारों और व्यक्तित्व का विकास होता है। यहाँ पे देखिए दोनों ही कथन सही है, सी है इसका आंसर। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर क्या है? बोलने की, लिखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल होता है। दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करके ही सभी विचारों और व्यक्तित्व का विकास होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सत्य कथन देखना है। तो देखते हैं, नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने और जुलूस निकालने का अधिकार नहीं है। तो ये तो गलत है, आए दिन होता रहता है। दोषी सिद्ध हुए नागरिक को कानूनी अधिकार पर उसके जीवन के अधिकार व निजी स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। तो ये सही है, बी इसका आंसर सही है। ठीक है,
तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सभी नागरिकों को बिना हिंसा के जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का अधिकार है, किंतु ये सब किसी षड्यंत्र के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। अतः इसलिए कथन एक असत्य था। ठीक है। और दोषी सिद्ध होने पर नागरिक को न्यायालय द्वारा सजा के माध्यम से उसकी स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। तो यहाँ पे 2 कथन सत्य था। अब आगे देखते हैं, शोषण के खिलाफ अधिकार के संबंध में कथनों पर विचार करना है। और इसमें क्या बताना है, उसमें शोषण के विरुद्ध वाला। तो मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध, तो इसके अंतर्गत आता है किसी किस्म के बेगार या जबरन काम करवाने का निषेध, बंधुआ मजदूरी पर रोक, बाल मजदूरी पर रोक, ये सभी हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बी है इसका आंसर 1 2 3 4। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध, किसी किस्म के बेगार या जबरन काम करने का निषेध, बंधुआ मजदूरी तथा बाल मजदूरी पर रोक आदि ये सभी शामिल हैं। अब नेक्स्ट है, धार्मिक अधिकारों के संदर्भ में किसी व्यक्ति को क्या करने का अधिकार है, तो धार्मिक कामकाजों के प्रबंधन का अधिकार है, धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। ठीक है। और यहाँ पे केवल 1 और 2 ही सही है। ठीक है। प्रचार प्रसार में कोई भी विधि अपना अधिकार नहीं है। तो धार्मिक अधिकारों के संदर्भ में किसी व्यक्ति को धार्मिक काम काजों के प्रबंधन का अधिकार है और साथ ही धर्म का प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार है। धार्मिक प्रचार प्रसार के अधिकार का क्या मतलब है, किसी को झांसा देकर, फरेब करके, लालच देकर, अन्य तरीकों के माध्यम से उससे धर्म परिवर्तन कराना नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो कथन 3 है वो गलत था। निसंदेह व्यक्ति को अपनी इच्छा से ही धर्म परिवर्तन करने की आज़ादी है। कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मानने व उसके अनुसार आचरण करने का यह अर्थ नहीं है कि किसी व्यक्ति किसी देवता या कथित अदृश्य शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए नर बलि या पशु बलि दे सकता है। तो ऐसा होने की स्थिति में वह व्यक्ति सजा का पात्र होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सत्य बताना है। ठीक है। तो धर्म निरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्म का पक्ष लेना या उससे विशेषाधिकार देना नहीं है। ये सही है बिल्कुल। सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रख रखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकता है, ये भी सही है। किसी निजी संस्था द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थान में किसी को प्रार्थना में हिस्सा लेने या धार्मिक निर्देशों को मानने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। ये सारे ही यहाँ पे सत्य हैं। तो धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्म का पक्ष लेना या उसे विशेषाधिकार देना नहीं है। सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रख रखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती है। किसी निजी संस्था द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थान में किसी को प्रार्थना में हिस्सा लेने या धार्मिक निर्देशों को मानने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को मिले अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें बताना है सत्य कौन सा है। ठीक है। तो देखते हैं, भारत के नागरिक जो विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह से संबंध रखते हैं उनको अपनी भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। बिल्कुल ये सही है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उसे संचालित करने का अधिकार नहीं है। तो ये गलत है क्योंकि इनको भी है। तो ए केवल यहाँ पे सही होगा। तो भारत के नागरिक जो विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह से संबंध रखते हैं तो इनको अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार है। और संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा व संस्कृति को संरक्षित करने के लिए सांस्कृतिक एवं शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उसे संचालित करने का अधिकार है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और
इसमें क्या बताना है, सत्य कथन बताना है। तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार द्वारा अन्य मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाया गया है, ये सही है बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा व हृदय माना है, ये भी सही है। दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के जरिए हम हमारे अधिकारों में होने वाली कटौती या हनन के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, न्यायालय में शिकायत कर उस पर रोक लगवा सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में विचार करना है और असत्य बताना है, ठीक है। तो इस आयोग का गठन 1993 में किया गया है, ये बिल्कुल सही है। 1993 में इसका गठन हुआ है। आयोग में राष्ट्रपति द्वारा आमतौर पर सेवानिवृत्त जज, अधिकारी या प्रमुख नागरिकों की नियुक्ति की जाती है, बिल्कुल सही है। यह आयोग देश में मानवाधिकार को बढ़ाने और उनके प्रति चेतना जगाने का कार्य करता है, बिल्कुल सही है। आयोग अपनी रिपोर्ट या सुझाव सरकार को देता है या पीड़ितों की तरफ से स्वयं न्यायालय में अपील करता है, बिल्कुल ये भी सही है। यह किसी भी अदालत की तरह चश्मदीद गवाहों को समन भेजकर बुलाता है। तो ये सारे ही देखिए, यहाँ पे देखिए ये असत्य पूछा है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि सारे कथन इसके सत्य हैं, ठीक है। तो यही सब इसमें इस डिस्क्रिप्शन में भी यही दिया है। इसमें देख लीजिए नोट, जुलाई 2019 में दोनों सदनों से पारित होने के बाद मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का स्थान लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है। तो ये है एक कानूनी अधिकार है, ठीक है, कानूनी अधिकार है। तो संविधान लागू होने के समय अनुच्छेद 19 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार जो था एक मूल अधिकार था, लेकिन इसको क्या 44वें जो संविधान संशोधन हुआ था उससे इसको हटा के 300A में कर दिया गया, जिसके तहत अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और इसमें क्या करना है, में सुमेलित बताना है, ठीक है। तो इसमें देखिए प्रतिज्ञा पत्र, तो कानूनी बाध्यता वाले ऐसे नियम और सिद्धांत होते हैं जिनके हस्ताक्षरकर्ता देश समूह संधि द्वारा बाध्य हों। तो ये सही है, मिलान है, तो ये बिल्कुल सही है, सारे ही सुमेलित हैं। तो समन किसी व्यक्ति के लिए न्यायालय के समक्ष पेश होने का आदेश होता है। रीट क्या होता है, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया औपचारिक लिखित आदेश होता है। एमनेस्टी क्या है, मानवाधिकार के लिए काम करने वाले इंटरनेशनल कार्यकर्ताओं का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो यहाँ पे देखिए सारे ही सही सुमेलित थे। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है बताना है। तो डी है, काम पाने का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है, ये DPSP में आता है। तो कौन कौन है, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और समानता का अधिकार, ये सभी मौलिक अधिकार हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। काम पाने का जो अधिकार है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक है और यह मौलिक अधिकार नहीं है, अन्य सभी थे, ठीक है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है और राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है ये आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किन को अधिकार के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा, ठीक है, इनमें बताना है। तो अधिकार जो है व्यक्ति का समाज के प्रति दावा है, तो ये सही है। और अधिकार व्यक्ति का कर्तव्य बोध है, तो ये गलत है। यहाँ पे 1 और 4 सही है, ठीक है। तो अधिकार व्यक्ति पर युक्तियुक्त निर्बंधन है, ये नहीं माना जाएगा। अधिकार के प्रमुख लक्षण पूछा है, तो अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं जिन्हें समाज से स्वीकृति मिली है, तो ये यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, सी 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। इसका देख लेते हैं, अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, समाज और अपनी सरकार से दावा होता है। अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं जिन्हें समाज से स्वीकृत और अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है। नेक्स्ट है, यदि संशय के आधार पर किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ली जा रही हो और उसका फ़ोन टैप किया जा रहा हो तथा उसके पक्षों का सार्वजनिक किया जा रहा हो,
तो उपयुक्त संदर्भ में कौन से अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है? तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा निजता का अधिकार का उल्लंघन यहाँ पे हो रहा है। तो निजता के अधिकार के कारण किसी व्यक्ति के घर की तलाशी नहीं ली जा सकती है और न ही फ़ोन टैप किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका जो क्लास 9 का था ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्लास 10 का देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें है इकाई 1 में कौन सा है? सत्ता की साझेदारी। तो देखते हैं इसको निम्नलिखित में से कौन से लोकतंत्र में सत्ता के 36 बंटवारे को निरूपित करता है। ठीक है, तो कौन सा है जो लोकतंत्र में सत्ता के 36 बंटवारे को निरूपित करता है? तो ये कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है। तो यहाँ पे केवल 1 आंसर हो जाएगा। तो केंद्र, राज्य व स्थानीय स्तर की सरकारों के रूप में सत्ता का बंटवारा क्षैतिज न होकर ऊर्ध्वाधर प्रकृति का होता है। ठीक है, और कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं तथा नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था पूर्ति करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कथन सही था। अब संघवाद से क्वेश्चन है। इसमें क्या बताना है? कौन संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं बताना है। तो 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार, तो ये संघीय व्यवस्था का विशेषता है। ठीक है, कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है, ये भी है। और इसमें संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा। तो ये तीनों ही हैं, 1 2 3 हैं। 4 जो है राज्य की सरकार, केंद्रीय सरकार के प्रति जवाब, ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 1 2 3। राज्य की सरकार का केंद्रीय सरकार के प्रति जवाबदेह होना संघीय व्यवस्था का नहीं बल्कि एकात्मक व्यवस्था की विशेषता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संघीय व्यवस्था के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है बताना है। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रतिरक्षा, बैंकिंग, संचार ये संघ सूची के विषय हैं। तो ये तो सही है बिल्कुल। जो सही नहीं है वो बताना है। तो शिक्षा, वन, विवाह ये राज सूची के विषय हैं। तो ये गलत है। ठीक है, व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा नहीं, ये भी गलत है बिल्कुल। तो इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो ये देखिए इसका आंसर था सी, क्योंकि इसमें सही नहीं है पूछा था। क्यों सही नहीं है देख लेते हैं। शिक्षा, वन, विवाह ये क्या है? समवर्ती सूची में आता है। शिक्षा, वन और विवाह जो होता है ये समवर्ती सूची में आता है, जबकि व्यापार, वाणिज्य और सिंचाई राज्य सूची के विषय हैं। इसलिए इसका था आंसर सी। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत की मंजूरी नहीं, ये नहीं है। संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की नहीं, ये है डी है इसका आंसर। संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी। ठीक है, डी है इसका आंसर। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अनुसार है। नेक्स्ट है 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार इसमें कौन सा सही नहीं है बताना है। तो देखते हैं, स्थानीय स्वशासी निकायों के लिए के चुनाव नियमित रूप से करना संवैधानिक बाध्यता है। तो ये तो सही है। 1/3 पद महिलाओं के आरक्षित है, बिल्कुल आरक्षित है 1/3। हर राज्य में पंचायत एवं नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था, तो ये भी सही है। स्थानीय स्वशासी निकायों की सत्ता में भागीदारी हर राज्य में नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं है। ठीक है, तो इसमें केवल 4 हो जाएगा जो सही नहीं है, बाकी 1 2 3 यहाँ पे सही था। तो स्थानीय स्वशासी निकायों की सत्ता में भागीदारी की जो प्रकृति एवं मात्रा का निर्धारण है ये राज्य के विधानमंडल के अधीन आता है और ये भिन्न भिन्न हो सकता है सभी राज्यों में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इकाई 2 में ये जाति, धर्म और लैंगिक मसले ये है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है बताना है। तो केवल इसमें कौन सा सही है? तो जनगणना 2001 की तुलना में जनगणना 2011 में लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई है। केवल यहाँ पे एक सही है। ठीक है, तो
2001 की तुलना में जनगणना 2011 में लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई है और कितना हो गया है, ये 933 से बढ़कर 943 हो गया है। जनगणना 2001 की तुलना में जनगणना 2011 में शिशु लिंगानुपात जो 0 से 6 वर्ष की आयु वाला होता है, इसमें कमी दर्ज की गई है। तो ये कितना हो गया है, 927 से घटकर 919 हो गया है। ठीक है, और लिंगानुपात की जो गणना होती है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो किन किन संस्थाओं में किया गया है, लोकसभा नहीं, यहाँ नहीं किया गया है, विधानसभा में भी नहीं, पंचायती राज और नगर पालिका में किया गया है। तो बी है इसका आंसर, केवल 3 और 4। ठीक है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण नहीं किया गया है। लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के लिए मांग उठाई गई है और इसके लिए 108वां संविधान संशोधन विधेयक 2008 में प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक को राज्यसभा ने 6 मई 2008 को पेश किया, किंतु विधेयक पारित नहीं हो पाया था। पुनः इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया था और राज्यसभा में ये विधेयक पारित कर दिया गया था 9 मार्च 2010 को, लेकिन ये लोकसभा में पारित नहीं हो पाया है। ठीक है, अब 15वीं लोकसभा 2014 में विघटन हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप ये विधेयक जो है समाप्त हो गया। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% का आरक्षण प्रावधान है, जिसे राज्य विधानमंडल चाहे तो 50% कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में इसमें देखना है कौन सा सही है। तो भारत के संविधान में किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है, तो ये सही है। सभी नागरिकों एवं समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है, बिल्कुल दी गई है। धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को अवैधानिक घोषित किया गया है, ये भी सही है। धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की शक्ति दी गई है। तो यहाँ पे देखिए चारों ही कथन यहाँ पे सत्य हैं, 1 2 3 4। ठीक है, सारे ही सत्य हैं। तो भारत के संविधान में किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है और सभी नागरिकों एवं समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने प्रचार करने की आज़ादी दी गई है और धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी भेदभाव जो करते हैं इसको अवैधानिक घोषित किया गया है। भारत का संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट है, भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग निवास करते हैं, तो इनके जनसंख्या अनुपात का सही क्रम बताना है। तो इसका देखिए सही क्रम है ईसाई, फिर उससे कम सिख, फिर उससे कम बौद्ध और फिर उससे कम जैन है। तो जनगणना 2011 के अनुसार विभिन्न धार्मिक समुदाय का जो अनुपात है देख लेते हैं। हिंदू जो है 79.8% है, मुस्लिम 14.2% है और ईसाई जो है 2.3% है, सिख 1.7% है। अन्य में बौद्ध जो है 0.7% है, जैन जो है ये 0.4% है और भी अन्य धर्म है जो 0.7% है और कोई धर्म नहीं मानने वाले भी हैं 0.2%। ये 2011 की जनगणना के अनुसार। अब नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी के अनुसार धर्म और राजनीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और बताना क्या है, सत्य बताना है। देखते हैं इसको। तो धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, धर्म राजनीति के लिए अनिवार्य है। तो ये महात्मा गांधी के अनुसार विचार था उनका, तो ए है इसका आंसर है, ए इसका आंसर है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से उनका मतलब हिंदू या इस्लाम जैसे नहीं, ये गलत है, इसमें 2 गलत है, ए केवल सही है। ठीक है, तो राजनीति के लिए धर्म की अनिवार्यता के संदर्भ में महात्मा गांधी का धर्म से अभिप्राय क्या है, हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से न होकर नैतिक मूल्यों से था। ठीक है, नैतिक मूल्यों से जो सभी धर्मों से जुड़े हैं और उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, चैप्टर है जन संघर्ष और आंदोलन। ठीक है,
फर्स्ट है इसमें फेडेकोर का संबंध किससे है, तो पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन से है फेडेकोर। फेडेकोर क्या है, दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया का एक संगठन है। इसका उद्देश्य क्या है, सर्वसम्मान हितों की रक्षा करना। और ये फेडेकोर ने बोलिविया में पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, क्योंकि वहाँ की सरकार ने कोचबम्बा शहर में जल आपूर्ति का अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे रहा था, इसीलिए। ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन एवं ग्रीन बेल्ट आंदोलन, ये इसका संबंध पर्यावरण आंदोलन से है। ग्रीन बेल्ट आंदोलन की नेता वंगारी मथाई को 2004 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और वाम सेफ क्या है, ये संगठन का संबंध जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन से रहा है। यह मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों का एक संगठन है। नेक्स्ट देखते हैं अब, लोकतंत्र की स्थापना हेतु आंदोलन में 7 पार्टी अलायंस सप्तदलीय गठबंधन का संबंध किस एशियाई दक्षिण एशियाई देश से है, तो ये नेपाल से है। ठीक है, नेपाल से। चलिए अब आगे देखते हैं, दबाव समूह के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है। तो दबाव समूह बतौर संगठन सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, तो ये सही है, कोशिश करते हैं। राजनीतिक पार्टियों के समान इनका लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण अथवा उसमें हिस्सेदारी करने का होता है, नहीं ये गलत है। ठीक है, तो केवल एक ही यहाँ पे सही है, ए है इसका आंसर, केवल 1। आमतौर पर क्या होता है, दबाव समूह क्या करते हैं, सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण तथा उसमें हिस्सेदारी के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, इनका केवल नीतियों को प्रभावित करने की भले ही कोशिश ये करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। ठीक है, तो राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, तो ये तो सही है। ये जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये भी सही है। ये सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनता के समक्ष रखते हैं, ये भी सही है। गलत क्या है, तो ये केवल अपने सदस्यों के हित में कार्य करते हैं, डी इसका आंसर होगा। तो डी सही नहीं है, क्यों नहीं सही है, क्योंकि राजनीतिक दलों का उद्देश्य सामान्य हित में कार्य करना होता है, जबकि दबाव समूह केवल अपने सदस्यों के हितों में कार्य करते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक दलों के कार्य क्या है, चुनाव लड़ना, सरकार बनाना या विपक्ष में बैठना, नीति एवं कानून निर्माण में भाग लेना, जनता को प्रशिक्षित करना, सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनता के समक्ष रखना, सरकार एवं जनता के बीच सेतु का कार्य करना इसका कार्य है। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत में निम्नलिखित राजनीतिक दलों के संदर्भ में विचार करना है। तो इसमें उपयुक्त में कौन सा दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है ये बताना है। तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इसको प्राप्त है, बिल्कुल। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये सारे ही इनको प्राप्त है, राष्ट्रीय दल के रूप में इनको जाना जाता है। वर्तमान में 8 राष्ट्रीय दल हैं, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिनको मार्क्सवादी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये सभी हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें क्या बताना है कौन सा सही है। तो फर्स्ट, राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए किसी राजनीतिक दल के द्वारा लोकसभा में कुल पड़े वैध मतों का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% प्राप्त करना और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करना आवश्यक है। तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या है, राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिए किसी राजनीतिक दल के द्वारा राज्य विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% या उससे अधिक प्राप्त करना और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करना है। दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता के लिए जो शर्तें हैं देख लेते हैं। तो एक, मान्यता प्राप्त पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तभी प्रदान किया जा सकता है जब वो 3 में से कोई एक शर्त पूरा करे। यदि कोई पार्टी कम से कम
3 विभिन्न राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2% सीटें जीतती है, या यदि कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त करती है, और यदि कोई पार्टी 4 या 4 से अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता रखती है। तो ये सभी राष्ट्रीय पार्टी के लिए योग्यता है, ठीक है। और एक राज्य स्तरीय पार्टी के लिए क्या है, एक पार्टी को अगर राज्य स्तरीय दल पर दर्जा प्राप्त करना है तो इनके लिए शर्त हैं 4। क्या क्या? यदि कोई पार्टी राज्य विधानसभा की कुल सीटों में कम से कम 3% सीट या कम से कम 3 सीटें जो भी ज़्यादा हो प्राप्त करती है, या यदि कोई पार्टी लोकसभा के लिए उस राज्य के लिए आवंटित प्रत्येक 25 सीटों या उस संख्या के किसी भिन्न के पीछे कम से कम 1 सीट प्राप्त करती है, या फिर यदि कोई पार्टी लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों में कम से कम 6% मत प्राप्त करती है और साथ ही कम से कम 1 लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीट जीतती है, या एक अन्य मापदंड के अनुसार यदि कोई पार्टी लोकसभा या राज्य विधानसभा के आम चुनाव में किसी राज्य में एक भी सीट जीतने में विफल रहती है, लेकिन वह उस राज्य में डाले गए कुल वैध मतों में 8% मत प्राप्त करती है, तो उस राज्य में उस पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, राजनीतिक दलों के स्तर पर सुधार के निम्नलिखित में कौन से प्रावधान नहीं किए गए हैं। तो इसमें दल बदल विरोधी कानून तो बनाया ही गया है। पैसे और अपराधियों के प्रभाव को कम करने के लिए उम्मीदवार द्वारा संपत्ति एवं आपराधिक मामलों के ब्यौरा संबंधी शपथ पत्र की अनिवार्यता, ये भी किया गया है। सरकार दलों का चुनाव लड़ने के लिए धन देगी, ये नहीं किया गया है, ठीक है, नहीं। और राजनीतिक दलों में प्रमुख पदों पर महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था अनिवार्यता, ये भी नहीं किया गया है। तो बी इसका आंसर होगा। 3, 4 जो है ये नहीं किया गया है। बाकी दल बदल विरोधी कानून जो है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के रूप में संविधान के 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है और इसे 1985 में पारित किया गया था, जिसे 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत पुनर्संशोधित किया गया था। उच्चतम न्यायालय द्वारा 2011 में दिए गए एक आदेश के तहत चुनाव वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य किया है, ठीक है। तो ये दोनों सही था। और यद्यपि 3 और 4 जो कथन है इनके संबंध में कुछ सिफारिशें की गई हैं, फिर भी इस ओर अभी तक कोई औपचारिक कदम नहीं उठाया गया है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर था वो 3, 4 था। अब नेक्स्ट देखते हैं, लोकतंत्र के परिणाम से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है इसमें, लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है बताना है। तो इसने राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया है, ये सही है। तो उपयुक्त कथन में सी सही था, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था को राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, क्योंकि प्रतिनिधियों के चुनाव में प्रत्येक व्यक्ति का भार बराबर होता है। लोगों के बीच आर्थिक असमानताएं, कमजोर वर्गों के साथ हो रहे भेदभाव एवं लोगों के बीच टकराव लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आज भी चुनौतियां बनी हुई हैं। नेक्स्ट है, लोकतंत्र के मूल्यांकन के अनुसार कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इसमें डी हो जाएगा जो सही नहीं है। सही देख लीजिए, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, व्यक्ति की गरिमा, विधि के समक्ष समानता। इसकी व्याख्या देखते हैं, लोकतंत्र में बहुमत के शासन को स्वीकार किया जाता है, किंतु बहुमत को सदैव अल्पमत का ध्यान रखना पड़ता है। अतः लोकतंत्र का अर्थ केवल बहुसंख्यकों का शासन नहीं होता है। लोकतंत्र तभी लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का अवसर मिलता है। लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, प्रमुख नीतियों एवं कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चाएं,
व्यक्ति की गरिमा एवं विधि के समक्ष समानता, ये सभी बातें पाई जाती हैं। तो देखिए इस तरह आपका 10th का भी कंप्लीट हो गया। तो 9th 10th का हम लोगों ने देखा। अब आगे के वीडियो में हम लोग 11th 12th का देखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।